वॉरेन बफे को आज दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टर माना जाता है, जिन्होंने अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे में 1965 से 20% एनुअल रिटर्न जनरेट करके दिखाए हैं। कोई और उनके आसपास भी नहीं आता। और जितना ज़्यादा आप उन्हें स्टडी करते हैं, उतना ज़्यादा आप रियलाइज करते हैं कि उनकी सक्सेस इरिप्लेसेबल है। लेकिन ओरेकल ऑफ ओमाहा ने ये कैसे किया? कौन से डिसीजन, स्ट्रेटजीज और इन्वेस्टमेंट्स थे जो अल्टीमेटली उन्होंने $1,000 को $160 बिलियन से ज़्यादा में कन्वर्ट कर दिया? तो स्टार्ट करते हैं अर्ली लाइफ और फर्स्ट स्टेप्स। बफे की मनी मेकिंग जर्नी सरप्राइजिंगली बहुत जल्दी शुरू हुई। 1930 में ओमाहा नेब्रास्का में पैदा हुए वॉरेन को बिजनेस का बहुत शौक था। 7 साल की एज में उन्होंने एक लाइब्रेरी बुक पढ़ी, अ थाउजेंड वेज टू मेक $1,000, जो उनकी इंस्पिरेशन बनी। जल्द ही छोटे वॉरेन च्युइंगम और कोको कोला घर घर जाके बेचने लगे। हर पैक के साथ उन्हें कुछ पैसे मिलते। लेकिन 11 साल की उम्र में बुफेन ने स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखा। उन्होंने $114.75 सेव किए थे। उस पैसे से उन्होंने सिटी सर्विस प्रेफर्ड स्टॉक के 3 शेयर $38 पर शेयर के रेट से खरीद लिए। स्टॉक की वोलेटिलिटी इतनी थी कि प्राइस गिर के $27 तक आ गया, जो वॉरेन के पेशेंट को टेस्ट कर रहा था। लेकिन वॉरेन ने होल्ड किया जब तक प्राइस $40 तक रिबाउंड नहीं हो गया, जहां उन्होंने बेच दिया और कुछ प्रॉफिट कमाया। लेकिन बहुत ही ज़रूरी सबक सीखा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने शेयर बेच दिया, सिटी सर्विस स्टॉक $200 से ज़्यादा तक चला गया, जिससे बफेट को पता चला कि इम्पेशेंस कितना कॉस्टली हो सकता है। लेकिन वो जल्दी सीखने वाले थे। बफेट की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट हाई स्कूल में भी कंटिन्यू रही। उन्होंने एक दोस्त के साथ $25 में एक यूज्ड पिनबॉल मशीन खरीदी और लोकल बार्बर शॉप में इंस्टॉल कर दी। जैसे ही क्वार्टर्स आने लगे, उन्होंने 3 मशीन्स तक एक्सपेंड कर लिया। और 16 साल की उम्र में बफेट और उनके दोस्तों ने वो बिजनेस $1200 में बेच दिया। पिनबॉल प्रॉफिट और दूसरे हसल से वॉरेन बफेट ने वो $1000 का माइलस्टोन क्रॉस कर दिया। 15 साल की उम्र तक अपने मल्टीपल पेपर रूट्स के थ्रू वाशिंगटन डीसी में बफेट ने लगभग $2000 सेव कर लिए थे, जो आज के $35,000 यानी 32 लाख रुपयों के बराबर है। 14 साल की एज में बफेट ने अपनी मेहनत की कमाई से $1200 लेके नेब्रास्का में 40 एकड़ की फार्मलैंड खरीद लिया। एक लोकल फार्मर के साथ अपनी पार्टनरशिप एवर कैपिटलिस्ट, बफेट ने कॉलेज फिनिश करते करते $9800 सेव कर लिए थे, जो आज रफली 180 ग्रैंड्स यानी 1,60,00,000 के बराबर है। लर्निंग फ्रॉम बेन ग्राहम, द वैल्यू इन्वेस्टिंग फाउंडेशन। बफेट के पहले $1000 और पहले $10,000 पूरे हसल और प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्पॉट करके कमाए थे। लेकिन अपने अर्ली 20s तक उन्होंने अपने मनी को मल्टीप्लाई करने के लिए एक ज़्यादा स्केल और मेथड चाहिए था। 1950 में उन्होंने बेन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी, जिसका उनके ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ। उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में इनरोल कर लिया, सिर्फ ग्राहम के अंडर सीखने के लिए। ग्राहम की फिलॉसफी थी वैल्यू इन्वेस्टिंग, लेकिन आज के स्टाइल से बहुत डिफरेंट। बफेट ने ग्राहम के अप्रोच को सिगार बट इन्वेस्टिंग कहा, मतलब पिटे हुए बिजनेस के शेयर खरीदना जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन इतने सस्ते हैं कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट या लिक्विडेशन से भी इन्वेस्टर को एक लास्ट प्रॉफिट पफ मिल सकता है। ग्राहम के अंडर मास्टर्स करने के बाद बफेट उनके इन्वेस्टमेंट फर्म ग्राहम न्यूमैन कॉर्प में काम करने आ गए, जहां उन्होंने डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब सीखा। 1956 में ओमाहा वापस आकर 25 साल के वॉरेन बफेट ने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप शुरू की। उन्होंने रफली $1,05,000 जमा किए अपने पार्टनर से, जो उनके खुद के बहन, आंटी, फादर इन लॉ और क्लोज फ्रेंड थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ खुद के $100 लगाए। उन्हें अपने पैसे डालने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनका इनक्रेडिबल फेयर फी स्ट्रक्चर, जीरो मैनेजमेंट फीस, जीरो फीस ऑन फर्स्ट 6% एनुअल और फिर 25% गेन्स, बफेट के लिए काफ़ी पैसा जनरेट कर रहा था, जो अल्टीमेटली उनकी नेटवर्थ को थाउजेंड से मिलियन तक ले गया। सिगार बट इन्वेस्टिंग अर्ली सक्सेस स्टोरीज। अपने पार्टनर्स के कैपिटल के साथ बफेट स्टॉक मार्केट में ट्रेजर हंटिंग करने लगे। उनकी स्ट्रेटजी प्योर ग्राम स्टाइल सिगार बट इन्वेस्टिंग थी। उनकी इस पार्टनरशिप ने 25.9% की एनुअल रिटर्न अचीव किया। वो कैसे स्टॉक खरीद रहे थे? अक्सर छोटी बेकार कंपनी जिनके शेयर बहुत ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं और उनके एसेट और अर्निंग्स उनके शेयर प्राइस के मुकाबले ज़्यादा है। एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं, सैनबॉर्न
मैप कंपनी। एक लेजेंडरी स्टॉक था सैनबोग मैप कंपनी। सैनबोग एक डिक्लाइनिंग बिजनेस थी जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए मैप बनाती थी, लेकिन उनके बैलेंस शीट पर कैश और इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएबल पोर्टफोलियो था। बफेट ने रियलाइज़ किया कि सैनबोर्न का स्टॉक $45 पर शेयर पर ट्रेड कर रहा था, जबकि उसकी कैश और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की वैल्यू $65 पर थी। मतलब वॉल स्ट्रीट सैनबोर्न को कंप्लीटली इग्नोर कर रहा था कि उसके वॉलेट में सिक्योरिटीज का मैसिव पाइल पड़ा है। इस सिनेरियो को देखकर बफेट पार्टनरशिप ने जितने ज़्यादा सैनबोर्न शेयर हो सकते थे खरीद लिए और 43% कंपनी की ओनरशिप ले लिया। फिर बफेट फुल अपने मोड में आ गए। वो सैनबोर्न के बोर्ड पर आ गए और मैनेजमेंट को पुश किया कि वो वैल्यू अनलॉक करें। थोड़ी बातचीत के बाद उन्होंने उन्हें कन्विंस कर लिया कि वो शेयर होल्डर से $65 पर शेयर पर स्टॉक रीपरचेज करें। रिजल्ट बफेट पार्टनरशिप के लिए 44% गेन, सिगार बट से सक्सेसफुल लास्ट ऑफ। अमेरिकन एक्सप्रेस एवोल्यूशन बिगिंस। 1960s की सबसे बड़ी जीत। 1960s की बफेट की सबसे बड़ी जीत ने उन्हें फ्यूचर्स का हिंट दिया। 1964 में अमेरिकन एक्सप्रेस का स्टॉक प्राइस फेमस सैलेड ऑयल स्कैंडल के कारण नीचे गिर गया था। एक सब्सिडरी ने फ्रॉडलेंट कोलेट्रल पर मिलियंस लूज कर दिए। सोयाबीन ऑयल के नाम पर पानी के टैंक्स और एमएक्स का स्टॉक गिर गया क्योंकि इन्वेस्टर डर गए कि कंपनी डैमेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। लेकिन बफेट ने अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने देखा कि अमेरिकन अभी भी अपने ग्रीन चार्ज कार्ड और रेस्टोरेंट और शॉप्स में यूज़ कर रहे थे। मतलब एमेक्स की कोर फ्रेंचाइज, उसका ब्रांड और ट्रस्ट अभी भी इंटैक्ट था। तो जब बाकी बेच रहे थे, बफेट ने खरीदा। इवेंचुअली अपनी पार्टनरशिप कैपिटल का 40% एमेक्स स्टॉक में डाल दिया। ये एक बोल्ड कंसंट्रेटेड बेट थी। एमेक्स सर्वाइव किया और कुछ ही साल में स्टॉक मल्टीप्लाई हो गया। बफेट पार्टनरशिप को बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हुआ। ये बफेट का एवोल्यूशन था। वो एक ग्रेट बिजनेस के लिए ज़्यादा पे करने को रेडी थे अगर टेम्परेरी ट्रबल फेस कर रही हो वो बिजनेस। नाइट शो में पार्टनरशिप इतनी ग्रो हो गई कि वॉरेन के पर्सनल शेयर ने उन्हें पहली बार मिलियनियर बना लिया। स्पेसिफिकली पार्टनरशिप के एसेट $7 मिलियन से ज़्यादा थे और बफेट का कट बिलियन से एग्जिट कर गया। 32 ईयर्स की एज में उन्होंने $100 और इन्वेस्टर कैपिटल को 7 फिगर पर्सनल फॉर्च्यून में कन्वर्ट कर दिया। बर्कशायर हैथवे द टर्निंग पॉइंट। इस टाइम पे बफेट बड़ी डील्स ढूंढ रहे थे। 1992 में उन्होंने एक न्यू इंग्लैंड टेक्सटाइल कंपनी बर्कशायर हैथवे को नोटिस किया, जो अपने एसेट्स से डिस्काउंट पर सेल कर रही थी। क्लासिक वैल्यू इन्वेस्टमेंट के तौर पे उन्होंने शेयर खरीदने शुरू किए, लेकिन ये बफेट की लाइफ को जिस तरह चेंज कर देने वाली थी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जब सीईओ सीबरी स्टैंटन ने शेयर बायबैक प्रॉमिस करा पर बफेट को रिप ऑफ करने की कोशिश की, बफेट ने गुस्से में आकर बहुत ज़्यादा स्टॉक खरीद लिया और कंपनी पर कंट्रोल कर लिया और फिर गुस्से में मिस्टर स्टैंटन को फायर कर दिया। ये बफेट के करियर में उन कुछ बार में से एक था जब बफेट के इमोशंस उन पर भारी पड़ गए और उन्होंने इसके लिए प्राइस भी पे किया, क्योंकि अब वो गिरे हुए टेक्सटाइल बिजनेस के चेयरमैन और सीईओ बन गए थे। 1960s तक बफेट को एक ऐसा प्रॉब्लम था जो बहुत कम लोगों को होगा, बहुत ज़्यादा पैसे को मैनेज करने की प्रॉब्लम, क्योंकि सिगार बट अपॉर्चुनिटी लिमिटेड थी। बुल मार्केट के बाद स्टॉक्स होना मुश्किल हो गया था। 1969 में ये समझकर कि मार्केट ओवर वैल्यूड है और अपॉर्चुनिटीज़ कम है, बफेट ने एक बड़ा स्टेप लिया। अपनी पार्टनरशिप बंद कर दी और पार्टनर्स को पे ऑफ कर दिया। वो कहते भी हैं कि 1970s में उन्होंने अपने इतना बढ़िया करियर छोड़ दिया फुल टाइम बर्कशायर हैथवे चेयरमैन बनने के लिए, जो पोजीशन वो आज भी होल्ड कर रहे हैं। और रिसेंटली उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। चार्ली मगर और स्ट्रेटजी शिफ्ट। लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट था। चार्ली मगर एक शार्प माइंडेड इन्वेस्टर और बफेट के दोस्त लेट 1915 से वॉरेन से बात कर रहे थे और 1970s तक वो बफेट के की पार्टनर बन गए थे। चार्ली का एक ही मैसेज था वॉरेन के लिए, नो मोर सिगार बट्स, टाइम टू बाय ग्रेट बिजनेसेस। मंगर बिलीव करते थे कि कुछ बिजनेस इतने अच्छी हैं कि उनके लिए ज़्यादा पैसे पे करना वर्थ है। यह स्ट्रैटेजी चेंज बफेट के इन्वेस्टमेंट का सिंगल बेस्ट टर्निंग पॉइंट थे। सीज कैंडीज द प्रोटोटाइप ड्रीम बिजनेस। 1972 में बफेट को सीज कैंडीज खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिली, जो उनकी नई स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने वाली थी। सीज एक फेमस वेस्ट कोस्ट चॉकलेट मेकर थी। एक बड़ी बिजनेस, अच्छा ब्रांड, डिवोटेड कस्टमर। वो हर साल प्राइस थोड़े बढ़ा सकते थे, जिसे हम अब प्राइस पावर कहते हैं। लेकिन बफेट की सिगार बट मेंटालिटी के कारण उन्हें सीज
एक्सपेंसिव लग रही थी। सेलर $30 मिलियन मांग रहे थे एक ऐसी कंपनी के लिए जिसकी पास सिर्फ 8 मिलियन नेट टेंजिबल एसेट थे और कुछ 2 मिलियन एनुअल प्रॉफिट। ये बफेट को जैसे स्टॉक खरीदने की आदत है उससे ज़्यादा थे। वो पीछे हट गए, पर मंगर अपनी बात पर खड़े रहे। वो आर्ग्यू कर रहे थे कि सीज की ब्रांड मोड इतनी स्ट्रॉन्ग है कि प्रीमियम वारंटेड है। ये वॉरेन के लिए टेस्ट था कि वो बेन ग्राहम माइंडसेट से बाहर आ सकते हैं और फ्रेंचाइजी की पावर पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं। बफेट ने नेगोशिएट किया। वो $25 मिलियन से ऊपर जाने को रेडी नहीं थे। डी लॉस होने के रिस्क के बावजूद सेलर लकीली केव कर गए और $25 मिलियन एक्सेप्ट कर लिए। एक डिसीजन जो बर्कशायर हैथवे को बिजनेस में आके देने वाला था। दशकों में सीस कैंडीज ने बर्कशायर हैथवे को $2 बिलियन से ज़्यादा प्री टैक्स प्रॉफिट दी। इनिशियली 25 मिलियन से 800% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था। सीज ने मंगर और बफेट को फर्स्ट हैंड सिखाया कि एक ग्रेट बिजनेस अपने रो एसेट्स एक कहीं ज़्यादा वर्थ होता है। इसने उनकी शिफ्ट सॉलिडिफाइड कर दी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाले बिजनेस पर फोकस करने। द क्वालिटी इन्वेस्टमेंट या सीज के बाद बफेट ने अपना वैल्यू डिसिप्लिन अबंडन नहीं किया। अपने प्राइस की परवाह अभी भी थी, लेकिन वो क्वालिटी के लिए प्राइस पे करने के लिए रेडी थे। इसके कारण बर्कशायर ने कुछ फेमस इन्वेस्टमेंट किए। वॉशिंगटन पोस्ट मार्केट डाउनटर्न के दौरान बफेट ने लगभग $10 मिलियन में वॉशिंगटन पोस्ट का एक बड़ा स्टेक खरीद लिया। ये मीडिया पावर हाउस टेम्परेरी अंडर वैल्यूड था। वो 10 मिलियन का स्टेक आज 1 बिलियन से ज़्यादा वर्थ का हो गया है। कोको कोला द $1 बिलियन बैट 1980s तक बर्कशायर एक कंपाउंडिंग मशीन बन चुकी थी। 1988 में बफेट ने अपना तब तक का लार्जेस्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट किया, कोको कोला कंपनी। लेट 80s में कोको कोला 1987 मार्केट क्रैश के बाद लड़खड़ा गई थी। हालांकि उसकी बिजनेस दुनिया भर में ड्रिंक्स बेचना अभी भी सॉलिड था। बफेट के कोको कोला के साथ लंबा रिश्ता है। चेरी कोक उनका फेवरेट ड्रिंक है। उन्होंने कोक को एक ऐसे ब्रांड के रूप में रिकॉग्नाइज किया जो शायद सेंचुरी में एक बार आता है। 1988 में उन्होंने कोको कोला स्टॉक खरीदने शुरू किए और $1 बिलियन से ज़्यादा स्पेंड करके उन्होंने कंपनी का 6.2% एक्वायर किया। ये मूव बोल्ड था। $1 बिलियन बर्कशायर हैथवे के पोर्टफोलियो का एक बड़ा पोर्शन था उस टाइम, लेकिन बफेट ने कोक की ग्लोबल मोड देखी, उसका ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन और एडिक्टिव प्रोडक्ट, और वो सही थे। कुछ ही साल में बर्कशायर के कोक स्टेक की वैल्यू ट्रिपल हो गई और आज भी बर्कशायर हर शेयर होल्ड करती है कोका कोला कंपनी का। वो $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट अब $25 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है और बफेट के कोक से डिविडेंड ही सिर्फ $700 मिलियन के हैं। मतलब हर साल कोक उन्हें लगभग उतना पे करती है जितना उन्होंने इनिशियली स्टॉक खरीदने के लिए दिया था। बिकमिंग अ बिलियनियर 1986 में 56 ईयर्स की उम्र में वॉरेन बफेट ऑफिशियली पेपर पर बिलियनर बन गए। जब बर्कशायर का स्टॉक प्राइस सर्च किया, ओरेकल ऑफ ओमाहा अब अमेरिकन के रिचेस्ट लोगों में आ गए थे। लेकिन $1 बिलियन रीच करना फिनिश लाइन नहीं था। ये तो बफेट के लिए एक स्टेपिंग स्टोन था। स्केलिंग अप और एप्पल 1990 से लेकर 2020 तक बफेट ने एक नया चैलेंज फेस किया, बड़ा पैसा डिप्लॉय करना कंपनीज में अपने वैल्यू प्रिंसिपल्स के साथ। बर्कशायर इतनी बड़ी हो गई थी कि बफेट जो करते थे कि उन्हें हाथी खरीदना पड़ेगा। मतलब बफेट अब छोटी कंपनी बिना कोई बड़ी प्राइस मूवमेंट के बाय नहीं कर सकते थे। लेट 1990s की टेक बबल में जब टेक स्टॉक आसमान पर थे, बफेट बाहर बैठे थे। वो फ्लैशी इंटरनेट कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे जो वो समझ नहीं सकते थे, जिससे लोगों ने उन्हें आउट ऑफ टच कहा। लेकिन जब बबल बस्ट हुआ, बर्कशायर अनटच्ड इमर्ज हुआ और बफेट की क्रेडिबिलिटी और बढ़ गई। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में बफेट फेमसली ब्लू चिप कंपनीज के लिए लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट बन गए। उन्होंने गोल्डमैन सैक्स और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लार्ज वॉल डील नेगोशिएट करी। एप्पल द टेक विन। लेकिन रिसेंट ईयर्स में बफेट के नेटवर्क को ट्रूली बूस्ट मिला एक अनलाइकली सोर्स से टेक्नोलॉजी। हाँ, वो इंसान जिसने दशकों तक टेक स्टॉक्स अवॉर्ड किए, उसने बिगेस्ट टेक इन्वेस्टमेंट की और रिजल्ट तो देखना लायक था। 2016 के आसपास बफेट या स्पेसिफिकली उनके इन्वेस्टिंग डेप्यूटीज टॉम टॉड कॉम्स और टेड वेस्टलर ने एप्पल के शेयर खरीदने शुरू किए। इनिशियली बहुत लोग सरप्राइज थे, लेकिन बफेट ने
एप्पल को सिर्फ एक टेक कंपनी नहीं बल्कि एक कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी की तरह देखा, जिसके पास एक्सट्रीम लॉयल कस्टमर बेस है, मतलब ह्यूज ब्रांड मॉट। आईफोन यूजर लॉयल थे, इकोसिस्टम, ऐप स्टोर, आईपैड, मैक, आई क्लाउड सर्विसेज, मतलब रिकरिंग रेवेन्यू। और एप्पल के पास कैश का पहाड़ था, बर्कशायर खरीदता गया। 2018 तक बर्कशायर के पास एप्पल के लगभग 5% इक्विटी थी, कुछ $13 बिलियन इन्वेस्ट करके। वो शेयर जल्दी से कहीं ज़्यादा वर्थ का हो गया। 2023 क्वार्टर 4 के एंड में एप्पल पोजीशन बर्कशायर के तब तक के $350 बिलियन स्टॉक पोर्टफोलियो का आधा हिस्सा ऑक्युपाई कर चुकी थी। एक पॉइंट पर बर्कशायर के एप्पल होल्डिंग्स $160 बिलियन की वैल्यू तक पहुंच गई थी। एप्पल से इन्वेस्टमेंट गेन ने अकेले ही बर्कशायर की बैलेंस शीट में और कॉन्सिक्वेंटली बफेट की पर्सनल वेल्थ में बिलियंस ऐड कर दिया। द $100 बिलियन क्लब। कुछ सालों में बर्कशायर के इन्वेस्टमेंट के सर्जिंग वैल्यू की वजह से, उनकी पिछली बेट्स की कंपाउंडिंग से, वॉरेन बफेट की पर्सनल नेटवर्क $100 बिलियन मार्क से क्रॉस कर गई। अर्ली 2021 में बफेट एक्सक्लूसिवली $100 बिलियन क्लब में शामिल हो गए। आज बफेट की फॉर्च्यून एस्टिमेटेड $150 बिलियन है। और सबसे शानदार बात, उन्होंने कभी बड़ी टेक कंपनी फाउंड नहीं की, कभी बड़ी सैलरी नहीं ली, कभी फॉर्च्यून इनहेरिट नहीं किया। उनके बिलियंस सिंपली इन्वेस्टिंग एक्यूमेन और पेशेंस का प्रोडक्ट है, प्योर एंड सिंपल। स्नोबॉल लगभग 8 दशकों से रोल कर रहा है। की लेसन्स, बफेट ने अपनी वेल्थ एक सिंपल स्ट्रेटेजी से बढ़ाई। ग्रेट बिजनेस सेंसिबल प्राइस पर खरीदो और उन्हें होल्ड करने का पेशेंस रखो। लेकिन ये सिर्फ राइट कंपनी पिक करने के बारे में नहीं था। बफेट ने डिसिप्लिन दिखाया, उन्होंने हल्ला अवॉइड किया और कैश में रहे जब तक सही अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। उनकी ये आदत और प्रॉफिट री इन्वेस्ट करने पर फोकस ने बर्कशायर को एक्सपोनेंशियली ग्रो करने में हेल्प की। अब $150 बिलियन से ज़्यादा वर्थ वॉरेन बफेट की जर्नी प्रूव करती है कि कंसिस्टेंट प्रिंसिपल्ड इन्वेस्टिंग को मिलाए पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू। तो यही थी आज की वीडियो। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप ये भी बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे डालूँ। थैंक यू।